दोस्तों मैं कॉर्पोरेट लॉ की स्ट्रैटेजी शेयर करने की कोशिश करूँगा बेस्ट पॉसिबल वे में, जो मैंने फॉलो किया था इन ऑर्डर टू स्कोर एग्जामिशन दैट इज़ 61 मार्क्स। तो पहले वेटेज के बारे में बात करते हैं और उसके रिलेवेंट एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पे सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि अदर लॉ का जो सिलेबस है और उसका वेटेज है और कॉर्पोरेट लॉ का जो सिलेबस है उसका वेटेज है, उनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब 60 मार्क्स के लिए आपको कॉर्पोरेट लॉ का 148 सेक्शन प्लस एलएलपी पढ़ना पड़ रहा है, प्लस आपको सिर्फ 3 चैप्टर के लिए 40 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होती है और इसी नाइंसाफ़ी का ना आपको फ़ायदा उठाना है। अब मैं बताता हूँ कैसे। पहले रिसोर्सेज के बारे में मैं बता दूँ। रिसोर्सेज के लिए मैंने आईसीआई मॉडल रेफ़र किया था। अप्रॉक्सीमेटली 3-4 बार रिवीजन हो गया था मॉडल से। उसके बाद मैंने हर्ष गुप्ता सर की चार्ट बुक रेफ़र की थी 6-7 बार। 40 पेज का 60 मतलब वो नोट्स है पूरे। मैंने अच्छे से 6-7 बार रिवीजन कर लिया था एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। अब उसके बाद आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू एज यूजुअल मैं हर सब्जेक्ट कोई गाइडेंस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको May 24 से करना है, और एमटीपी सिर्फ करंट अटेम्प्ट का। और उसके बाद एक नई चीज़ आपको लॉ में करनी है, एग्ज़ाम से पहले शुभम सिंगल सर जो है ना, वो सुपर 50 सेक्शंस और सुपर 100 क्वेश्चंस के लिस्ट बताते हैं। वो ज़रूर आप करके जाना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं उसमें से एक्चुअली में। और मैं उसका एक बेनिफिट पॉइंट बताऊंगा आगे वीडियो में स्ट्रैटेजी के टाइम पे, ठीक है। यह आपका हो गया रिसोर्सेज और मैंने वेटेज दोनों डिस्कस कर लिया। अब आपको एक 3 चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉ में कि सेक्शन, पेनल्टीज़ और जो लिमिट्स होती है लॉ में, उसे करना है कि नहीं। सिंपल आंसर है, तीनों का ये आंसर जो है ना बहुत ही सिंपल है। सेक्शन नहीं करना है, आपका मन करे, आपको याद हो सके सेक्शंस 148 सेक्शंस तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। मैंने कौन से कुछ सेक्शंस किए थे, मैंने वही सेक्शंस करा था जो आज तक पीवाईक्यूज़ में पूछे गए थे या मोस्ट लाइकली मेरे अटेम्प्ट में पूछे जाएंगे। तो मैंने उसके हिसाब से एक सेक्शंस की लिस्ट बना ली थी। अप्रॉक्सीमेटली मैंने 20-30 सेक्शंस याद किए थे और उनको याद करके मैं चला गया था और 1-2 क्वेश्चंस बस आए थे, दैट्स इट। तो मैंने सेक्शंस नहीं करा था, पेनल्टीज़ तो छुआ भी नहीं था। इनिशियली जब मैंने लॉ की बुक उठाई थी पहले अटैम्प्ट में, तो बहुत मोटिवेशन था कि मैं पेनल्टी भी करके जाऊंगा। मैंने फाउंडेशन में 73-77 मार्क्स स्कोर किया था लॉ में, तो मेरे पास तो एकदम कॉन्फिडेंस था। बट वो कॉन्फिडेंस फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद पूरा टूट गया था। तो मैंने पेनल्टीज़ नहीं की थी। उसके बाद लिमिट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि हर्ष गुप्ता सर ना एग्ज़ाम से एक महीने पहले एक पेज का चार्ट इशू करते हैं हर अटेम्प्ट के लिए। मैंने वो डाउनलोड मारी थी, उसका प्रिंट आउट निकाल के स्टडी टेबल पे लगा दिया था और उसे मैं रोज़ ब्रश करते सुबह ऐसे ब्रश करता था और उसे ऐसे बस आँखों से गो थ्रू कर लेता था, दैट्स इट। उसकी वजह से मेरी अच्छी खासी लिमिट्स हो गई थी। लिमिट्स करना ज़रूरी है। मैं सेक्शन और पेनल्टीज़ के लिए आपको नहीं बोलूँगा कि आप वो करके जाइए, बट लिमिट्स करिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में तो चलो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी कुछ जाता नहीं है, बट द रियल गेम बिगिंस व्हेन दे आस्क इन एमसीक्यू। लिटरली ऐसे है ना, जो लिमिट्स होती है ना, जैसे कि डेट्स या कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जो चैप्टर नंबर 2 में है इनकॉर्पोरेशन में, तो ये ना डिस्क्रिप्टिव में नहीं पूछते हैं। जब ऐसे एमसीक्यू से पूछ लेता है 2 मार्क्स का, तो अब क्या करेगा, बंदा फंस जाता है। इसीलिए लिमिट्स करिए, ट्राई करिए जितना कर सके आप, आपके हाथ में जितना हो सके आप वो प्लीज़ करना लिमिट्स। तो अब उसके बाद बताते हैं कि ये जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि लॉ की जो लैंग्वेज होती है, लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं होती है। हम इतना कॉन्सेप्चुअली क्लियर्ड हैं कि अगर हमसे कोई वाइवा ले ले कि एक्सप्लेन सेक्शन नंबर 142, तो मैं तो कहानी बता दूं कि इसकी इनकॉर्पोरेशन कैसे हुई थी। बट वही चीज़ अगर कोई बोल दे कि जस्ट राइट डाउन 2 लाइन्स अबाउट सेक्शन 3A, माइंड ब्लैंक हो जाएगा। अगर किसी को लिखने के लिए लॉ बोल दिया तो उसके लिए ना आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं याद होता। मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने फाउंडेशन में लॉ में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो जाके आई वॉज एबल टू स्कोर एग्जामिनेशन इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट ओनली, और मेरा निकल भी गया था। तो आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है। मेहनत कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। पहली चीज़ ये कि आपको ना पूरा पहला स्टेप यही है कि आपको पूरी लॉ कॉन्सेप्चुअली समझ लेनी है। पूरी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, अनदर लॉ, कॉन्सेप्चुअली आप 100% क्लियर होने चाहिए। दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या लॉ में, अगर उसका सिंपल डेफिनेशन में आपको बताने की कोशिश करूं
कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है। इट्स बेसिकली मीन्स कि अगर मैं आपको लॉ की मॉड्यूल दूँ और आपको कोई पैराग्राफ पढ़ने के लिए दे दूँ, भले ही आप मुझे उसका मतलब ना समझा पाए, बट जैसे जैसे आप वो लाइंस को पढ़े ना लॉ में, तो हिंदी में आपके माइंड में उसका मतलब चलते रहना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स द ओनली मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको कॉन्सेप्चुअल अच्छे से क्लियर होना है पूरे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ से। दूसरा स्टेप ये है कि लॉ में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो उसके आंसर डायरेक्ट लिखने होते हैं, नथिंग टू टॉक अबाउट। बट जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, विच इज़ की प्रोविजन, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन। ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब इस 4 स्टेप्स की ना आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? एक बुक बना लीजिए लॉ की, राइटिंग प्रैक्टिस की, डेली बेसिस पे एक क्वेश्चंस लिखने का। कैसे करेंगे? डेली एग्ज़ाम से 1 महीने पहले या एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले आप डेली बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस लिखिए। आपके दिमाग में एक पैटर्न फिक्स हो जाएगा कि आपको केस बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको लिखना कैसे। जैसे कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी लॉ की कि जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता था ना केस बेस्ड जो एग्ज़ाम में आते थे, वो एक्चुअली में होते वो बहुत ही लेंथी हैं, वो मतलब आधे पैराग्राफ होते हैं एग्ज़ाम में और पढ़ने को बहुत टाइम जाता है। तो जैसे आप उनको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा प्रोविज़न तो चलो मैं याद करके आया हूँ, फैक्ट्स में ये चीज़ें आएंगी, एनालिसिस में ये चीज़ें आएंगी और कंक्लूजन को मुझे इस एक लाइन से ख़त्म कर देना है। और ये चीज़ें ना विथ एक्सपीरियंस आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 क्वेश्चन कर लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, नहीं। आप जैसे जैसे ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करते जाएंगे ना, उतना बेटर बनते जाएंगे। आप अगर सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे ना तो आप गुड पोजीशन में है कि आप आंसर कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। बट उसी जगह पे आप अगर 30 क्वेश्चंस करके जाएंगे ना, तो आपकी जो आंसर की जो एक्यूरेसी रहेगी ना, जैसे कि लॉ में ना आप घुमा फिरा के नहीं लिख सकते। वो कोई भी और सब्जेक्ट में हम कर सकते हैं कि कि जैसे बोर्ड्स में इकोनॉमिक्स के पेपर में अगर एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड आता है तो हम दुनिया भर की बातें लिख देंगे, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फिर उसके बाद पैराग्राफ्स लिखते जाएंगे, हर चीज़ ऐसे 3-4 पेज का आंसर बना देते थे बोर्ड्स में। बट लॉ में ऐसा नहीं होता। लॉ में आपको अपनी पॉइंट ना एग्जैक्ट रखनी है कि सेक्शन नंबर 135 ये कहता है तो ये कहता है, दैट्स इट। एक लाइन का आंसर है तो एक लाइन में ख़त्म कर देना आपको। ये चीज़ कैसे है कि एक्सपीरियंस के साथ आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी आपको एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो ट्राई as many questions as you can to practice in writing on a daily basis। मैंने बहुत की थी तो मैं ये एडवाइस आपको ज़रूर दूंगा। तो स्टेप 1 कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, स्टेप 2 एक पैटर्न में राइटिंग की प्रैक्टिस करिए डेली बेसिस पे। स्टेप नंबर 3 जो होगा वो होगा एक डर। जैसे अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं तो आपको इस चीज़ की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि लॉ एक्चुअल एग्जामिनेशन में लोग जब जाते हैं और 3 घंटे बाद पेपर दे के आते हैं तो उनका सबसे वो किस बात को लेके ज़्यादा रोते हैं कि क्या हो गया है लॉ के पेपर में। तो मैं बताता हूँ वो क्या होता है। कोई ये नहीं कहता कि मुझे पेपर डिफ़िकल्ट लगा। किसी भी अटेम्प्ट में आज तक किसी ने नहीं कहा है कि लॉ का पेपर इतना डिफ़िकल्ट आया था कि मुझे कुछ समझा ही नहीं। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि लॉ का पेपर डिफ़िकल्ट कभी बनता ही नहीं है। लॉ के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस बन जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को डिफ़िकल्ट कर दिया, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। पूरा पेपर डिफ़िकल्ट हो जाए, पूरा एमसीक्यू डिफ़िकल्ट हो जाए, ये तो होना ही नहीं है। तो मेन कंसर्न क्या होता है, मेन कंप्लेन क्या होती है एस्पिरेंट्स की, वो यही होता है कि लॉ का पेपर बहुत लेंदी आया, मैं सारे क्वेश्चंस ही नहीं अटेंड कर पाया आने के बावजूद। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चंस करें, जो मैंने आपको कहा कि 1-2 क्वेश्चन आपको डेली करनी है, वो आप एक टाइमर को लगा के करें कि 5 मिनट का 10 मिनट का टाइमर लगा दें मोबाइल में, लैपटॉप में, और उसके हिसाब से आप राइटिंग प्रैक्टिस करें ताकि आपकी स्पीड बढ़े। मुझे आज भी एग्ज़ाम हॉल याद है, जब मैंने सितंबर 24 में एग्ज़ाम दिया था, 4:58 को मेरा पेपर कंप्लीट हुआ था, 4:58 को। तब जाके मैंने पेपर हाथ से छोड़ा और इतना हाथ दर्द कर रहा था, मैंने आई जस्ट कांट इवन टेल यू। मैंने एग्जैक्टली 2 बजे लिखना शुरू कर दिया था और मुझे 3 बजे रियलाइज़ हो गया था अगर मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई तो मेरा पेपर छूट जाएगा। तो मैं इतना लिखा ना, आई कैन स्टिल रिमेंबर, मैंने 48 पेजेस भरे थे, 48 पेजेस इन जस्ट 3 आवर्स। अब वो कैसे भरा था मैंने, वो कोई मैजिक तो नहीं हुआ ना। वो मैं 3 घंटे में पेपर इसलिए कंप्लीट कर पाया क्योंकि मैं घर पे रोज़ 2 बजे से लेके 5 बजे तक राइटिंग प्रैक्टिस करता था। मैंने 2 मॉक टेस्ट पेपर लिखे थे, इसीलिए। वो कोई मैजिक नहीं होता है एग्ज़ाम के दिन, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो ये अगर 3 आप स्टेप्स कर लिए तो कभी भी आपको लॉ की वर्डिंग्स में, लॉ को लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कोई मैजिक पिल नहीं है। सब यही एडवाइस देंगे कि यू नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, लिख 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 के। अगर आप लिख के भी नहीं करना चाहते तो एक शुभम शिंगल सर हैं, उनकी एक एडवाइस मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप कभी भी रिवीजन वीडियोस देखें ना लॉ की, तो चलो जो भी फैकल्टी की आप देखिए, बट आप एक काम करते रहिएगा कि आप एक बुक लेना और बस वो जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं ना उसकी मेन मेन पॉइंट्स को लिखते जाइएगा फटाफट फटाफट फटाफट। इससे भी आपका काम बन जाएगा। बट आपको ये रोज़ करते रहना पड़ेगा। जब जब आप रिवीजन करें रोज़ नोटबुक लिखा के प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो इससे भी काम आपका बन जाएगा। तो इससे आप कभी भी लॉ में आपको लिखने की दिक्कत नहीं आएगी। और एक और चीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे किसी ने समझाया था कि लॉ में ना आपको 3 मॉड्यूल दी गई हैं। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द 3 मॉड्यूल्स। आपको पहली चीज़ तो ये सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी और आपको कीवर्ड्स रिमेंबर करना पड़ेगा। अब आप ये बोलेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कीवर्ड्स है क्या? यही तो मेन कंसर्न है कि कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स किसे समझे। तो उसके लिए ना आप उसके लिए थोड़ी सी आप एक तो क्या कर सकते हैं, आप किसी ऑथर की बुक ले सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम पे ना थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको ना बहुत सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगी। बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ है वो रिलीज़ करती है, जिसमें वो लोग ऑलरेडी हाईलाइट कर देते हैं कि ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप मेहनत करेंगे तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो दैट्स द स्ट्रैटेजी टू हैंडल लॉ की जो वो मेन कंसर्न होता है लोगों का कि याद नहीं रहता, हम पेपर में लिख नहीं पाते। तो अगर आप ये 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आई एम डैम श्योर आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आई होप कि वो सॉल्व हो जाएंगी। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है, मेन स्ट्रैटेजी, और वो मैं ज़रूर बताऊंगा। और वो बहुत ही ईजी स्ट्रैटेजी है लॉ में। पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि मैंने क्या नहीं पढ़ा था, वो मैं बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट। ये 3 चैप्टर मैंने करके नहीं गया था आउट ऑफ 15 चैप्टर्स, एंड स्टिल आई वाज एबल टू स्कोर 61 मार्क्स विच बेसिकली मीन्स एग्जामिशन। और मुझे लॉ में एमसीक्यूज में 30 आउट ऑफ 30 आया था। अब आ जाते हैं कि वेटेज मैंने बता दिया, रिसोर्सेज बता दिए, आपको लॉ की लैंग्वेज की दिक्कत आता है उसका सोल्यूशन बता दिया, मैंने क्या नहीं पढ़ा था वो बता दिया। अब लास्ट चीज़ है कि स्ट्रैटेजी मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहली चीज़ ये कि आप कभी भी पूरे लॉ की बुक के पीछे मत भागिए। आप पहले से डिसाइड कर लेना, एक बार जब पूरी लॉ की बुक आप पढ़ लें तो एक बार डिसाइड कर लेना कि ये चैप्टर मुझे नहीं करना है। बेसिकली मैंने भी नहीं किया था, कोई नहीं करता, हर एक पर मतलब आप, क्योंकि आप पूरा कर भी लेंगे ना तो आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। लॉ का पेपर सीरियसली बहुत लेंदी होता है, लाइक बहुत ही ज़्यादा लेंदी। तो मैं कुछ चैप्टर्स के नाम दे रहा हूँ, आप लिख लेना। इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सिर्फ इतने चैप्टर्स आप करके जाएंगे ना, सिर्फ इतने, जो आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट सिर्फ आप इतने चैप्टर्स करके जाएंगे ना तो आपको 55 से 65 में आ जाएंगे मार्क्स, मतलब आप पास हो जाएंगे। इसकी तो मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ। लिखिए, अदर लॉ में 3 चैप्टर्स आते हैं। अब मैं एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ। एक तो आता है अपना, क्या आता है यार भूल गया मैं, जीसीए आता है, इंटरप्रिटेशन आता है एंड फेमा आता है। फेमा टॉप नॉच है, मतलब जैसे कि ये तो 10 से 15 मार्क्स का आता ही आता है, कोई डाउट ही नहीं। जीसीए इजी टू लर्न है, थोड़ी मेहनत करेंगे हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू ये एक पॉइंट है। अब मैं इसके लिए बता देता हूँ कि मैंने इसको कैसे हैंडल किया था। मैंने अपने आप को ना इंटरप्रिटेशन के लिए टाइम दे दिया था कि देख भाई मेरे पास जैसे कि मैंने को अच्छे से याद है कि एग्ज़ाम के 2 हफ्ते पहले मैंने इसको उठाया था। मैंने अपने आप को कहा था कि ये 2 हफ्ते डेली बेसिस पे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, 15 से 20 मिनट, मुझे जितना याद होगा मैं वो उतना करके चुपचाप चला जाऊँगा। और मैंने पढ़ा था, पूरा नहीं पढ़ा था, जितना पढ़ा था उसमें से क्वेश्चन नहीं आया था। तो ये तो गया मेरा तो ठीक है। तो अदर लॉ कर लेना, अच्छे से करना। एलएलपी कर लेना, 10 से 15 मार्क्स हर अटेम्प्ट में आता है। फेमा बता दिया मैंने, फॉरेन कंपनी 5 मार्क्स का हर अटेम्प्ट में आता है। डिपॉजिट, डिविडेंड, चार्जेस, तीनों ही छोटे छोटे 1 पेजर चैप्टर हैं। मुश्किल से 2 दिन लगेंगे पढ़ने में, हर अटेम्प्ट में आता है। डिस्क्रिप्टिव में आएगा, डिस्क्रिप्टिव में नहीं आता तो एमसीक्यूज में आता है। तो इतने अगर आप चैप्टर करके जाएंगे ना तो आपको 55 से 65 मार्क्स आ जाएंगे। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अदर लॉ, एलएलपी, डिपॉजिट, डिविडेंड, चार्जेस, फॉरेन कंपनी,
दैट्स इट। इतने करके जाइए। अगर आप बोलेंगे कि भैया मुझे तो एग्जामिशन लाना है, एग्जामिशन की स्ट्रैटेजी बताओ, तो एग्जामिशन के लिए आपको स्टेप 2 फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1 के लिए आप इतने चैप्टर्स करके जाइए। स्टेप 2 में ये है अकाउंट्स ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन, ये तो करना ही है आपको, प्लस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स करना है। अब आप बोलेंगे कि आपने खुद मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया था और आप हमें कह रहे हैं करने को, तो मैं बताता हूँ कैसे करने का इसको। पहली चीज़ ये कि मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, तो पहले ये कहूँगा कि मॉड्यूल से कवर मत करिए। हर्ष गुप्ता सर की चार्ट बुक से कवर कर लेना है, या किसी भी अच्छे ऑथर ने जिसने बहुत सी कम पेजेस में कंसाइज किया, उधर से करना। और दूसरी चीज़ कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि रिसोर्सेज में कि शुभम सिंगल सर सुपर 50 क्वेश्चंस और सुपर 100 क्वेश्चंस करते हैं, तो दोनों में सुपर 50 सेक्शंस में ये 2 चैप्टर्स के कौन कौन से सेक्शंस उन्होंने लिखा है, और सुपर 100 क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चंस उन्होंने कवर कर रखा है, सिर्फ उतने ही करके जाएंगे तो भी काम बन जाएगा। क्योंकि जो वो क्वेश्चंस बताते हैं ना, मोस्ट लाइकली वो रिपीट होते ही हैं, 1-2 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाते हैं, तो उधर से भी उतने क्वेश्चंस करके जाएंगे ना, तो भी आप स्कोर कर जाएंगे। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी है लॉ के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। एंड एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़, अब अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज़ लाइक करना है और सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं मेरे ओल्ड वीडियोज़ में नहीं कहता था, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप वीडियोस को लाइक करेंगे या चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे ही वर्क करता है, तब वो मेरी वीडियोस को पुश करता है दूसरे की फीड में जाने के लिए। सो दैट्स द ओनली वे आउट फॉर मी। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा है तो।